Hello everyone, this is Muskan, your chemistry mentor, and I welcome you all to E-Vidyalaya. So, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो यार 99 पे रुका दियो, जल्दी जल्दी 100 to 100 हमें जल्दी ग्रो करना है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बायो और फिजिक्स के वीडियोस भी देखो यार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन से। फ्रॉम एल्कीन पॉइंट नंबर 1 इज ओजोनेलिसिस से हम लोग बनाते हैं एल्कीन और रिडक्टिव ओजोनेलिसिस टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारा एल्कीन है। अगर हम ओजोनेलिसिस मतलब ओजोन और वाटर और जिंक ये तीनों रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं एल्कीन के ऊपर तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड है लाइक जिसमें एक भी एच नहीं है तो हमें कीटोन मिलेगा। So this method is used for only aliphatic carbonyl compound. तो basically aliphatic हमें ग्रुप मिलता है बिकॉज R हमारा aliphatic है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ aliphatic carbonyl compound मिलता है, aromatic नहीं मिलता। aliphatic मतलब straight chain compound मिलता है, हमें कोई ring वगैरह नहीं मिलता है। Next is auxo process. RCH double bond CH2 plus Cu plus H2 और यहाँ पर एक हमारा टेम्परेचर है 150 डिग्री और प्रेशर है 300 atm। तो इस प्रोसेस को हम लोग जिससे हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है तो इसको हम लोग एक ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे जो H है यहाँ पर एक H सिंगल H है तो यहाँ पर एक H जाके जुड़ रहा है और दूसरा जो H है वो यहाँ CO के साथ कंबाइन होके यहाँ पे अटैक कर रहा है तो हमें RCH2CH2CHO मिल रहा है। तो ऑक्सो प्रोसेस इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो इससे हमें सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज वीकर प्रोसेस। तो इथीन से यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है और एल्काइल इथीन से हमारा कीटोन बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली PdCl2 वाटर एयर और Cu2Cl2 रिएजेंट यूज कर रहे हैं वीकर्स प्रोसेस में। और इथीन अगर सिर्फ है तो हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमें एक कीटोन मिल रहा है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट हमारा एल्काइन से, तो ये हमारा एक एल्काइन है जहाँ पे हम लोग H2O HgSO4 और H2SO4 यूज कर रहे हैं तो हमें एक कीटोन मिल रहा है। और SiO2 BH3 यूज कर रहे हैं तो हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट से हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएजेंट का ध्यान रखना कौन सा यूज हो रहा है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसा रिएजेंट यूज होगा वैसे हमें एल्डिहाइड या तो कीटोन मिलेगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में यहाँ पे ये एक्सेस में दिया हुआ है RMgX, यहाँ पे R-COCl है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें COR लेना है और ये Cl यहाँ से हट जाएगा तो ये जो हमारा बचा और यहाँ पे इससे R कंबाइन करके यहाँ पे कीटोन बना रहा है। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से तोड़ेंगे तो CHO हमारा बच रहा है तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे भी CO लेके बाकी सबको अलग कर लेंगे तो यहाँ पे कीटोन बन रहा है। यहाँ पे N हटाएंगे हम लोग सिर्फ तो हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है। यहाँ पे भी सिर्फ N हटाएंगे मतलब साइनाइड में सिर्फ N हट रहा है और तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है। और यहाँ पे COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है तो R यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे H तो हमें एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम साइनाइड्स। स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस इस प्रोसेस का नाम है। कन्वर्जन ऑफ साइनाइड इनटू एल्डिहाइड बाय पार्शियल रिडक्शन विद SnCl2/HCl followed by hydrolysis is known as Stephen aldehyde synthesis। तो बेसिकली इस रिएक्शन में पहले एल्काइल साइनाइड हम लोगों ने लिया है, SnCl2HCl ईथर पहला रिएजेंट और दूसरा वाटर हीट और स्टीम डेस्टिलेशन कर रहे हैं हम लोग तो हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है और इससे ओनली एल्डिहाइड से बनता है। तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए, क्योंकि प्रोसेस में ही लिखा हुआ है ना स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो ऑब्वियसली कीटोन नहीं बनने वाला।
तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल साइनाइड से हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम लोग। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन आर मिक्सेबल विथ वाटर। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड द वाटर मॉलिक्यूल एज शोन। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है CO, लाइक ये कार्बोनिल कंपाउंड और ये वाटर का H, ये दोनों जुड़कर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, जिसकी वजह से अप टू 4 कार्बन तक एल्डिहाइड और कीटोन वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, द solubility decreases and the compound with more than 4 carbon atom are partially insoluble in water. All the aldehyde and ketones are, however, soluble in organic solvents such as ether, alcohol, etc. The ketones are good solvent themselves. तो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है, ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा, लाइक 4 से ज़्यादा कार्बन एटम हो तो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, और जो लोग 4 से ज़्यादा तो वो लोग पार्शियली इनसॉल्युबल हो जाता है पानी में। और बेसिकली जो हायर मतलब एल्काइल ग्रुप है वो लोग सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर, अल्कोहल, इन सब में। और कीटोन जो है वो खुद ही एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो हम लोग आगे बहुत यूज। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। Boiling points. The boiling point of aldehyde and ketone are higher than those of non-polar compound और weakly polar compound. मतलब हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, अगर दोनों का मास कंपेरेबल हो गया तो। However, their boiling point are lower than those of corresponding alcoholic and carboxylic acid. मतलब अगर हम एक ऑर्डर बनाए तो हाइड्रोकार्बन, ईथर, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, और बीच में होता है एल्डिहाइड और कीटोन, और सबसे कम होता है हमारा हाइड्रोकार्बन और ईथर का। This is because aldehyde and ketone are polar compound having sufficient intermolecular dipole-dipole interaction between the opposite ends of CO dipole. मतलब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन ये लोग पोलर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में थोड़ा सा इंटरमोलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोग का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोकार्बन और ईथर से। However, these dipole-dipole interaction are weaker than intermolecular hydrogen bonding in alcohol and carboxylic acid. तो ये जो dipole-dipole interaction होता है ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा कम होता है। यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू aldehyde and ketone. Therefore, boiling point of aldehyde and ketone are relatively lower than alcohol and carboxylic acid of कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो जिन अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा जाए, अगर चारों का मास ऑलमोस्ट सेम है तो एल्डिहाइड कीटोन का कम होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, अमंग द कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोमेरिक एल्डिहाइड. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन releasing group around the carbonyl compound which is more than polar, which makes them polar. तो जो कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन का ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 CH3 लगा हुआ है, 2 CH3 लगा तो दोनों इसको दे रहा है, तो ये ज्यादा पोलर बन जाएगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पर एक H लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इससे। तो मतलब एक ऑर्डर देखें तो हाइड्रोकार्बन, ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, और इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो कीटोन का ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। अगर दोनों का मास सेम हो तो आइसोमेरिक हो तभी ये चीज पॉसिबल है। डिफरेंट इमीन फॉर्मेशन विद NH2Z इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कीटोन से एक इमीन बना रहे हैं। इमीन मीन्स अमाइन, अमाइन टाइप का ही होता है, बस उसमें N के साथ H ना जुड़ के R या फिर कोई भी और कंपाउंड, यहाँ पे Z लिखा हुआ है ना, Z कुछ भी हो सकता है, ROH, NH2 या फिर NH3CH5। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं जिस तरह से रिएजेंट यूज करेंगे उस तरह से हमें प्रोडक्ट मिले। हमारा रिएक्टेंट है कीटोन।
तो पहले हम लोग 1 डिग्री अमाइन यूज कर रहे तो हमें इमीन मिलेगा, दैट इज स्निफ बेस मिलेगा, इमीन फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन यूज करेंगे तो हमें ऑक्सिन मिलेगा, हाइड्राजीन यूज करेंगे तो हाइड्राजोन मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजन यूज करेंगे तो फिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा। ये ब्राउन कलर कंपाउंड है, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्राजिन है, जिसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ये रेड कलर कंपाउंड है। अगर हम लोग सेमी कार्बाजाइड को करेंगे तो कार्बाजोन में, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप दिख रहा है, ये जो NH2 है, ये NH2 इसके साथ R के साथ रिएक्ट करेगा और RH2 निकल जाएगा हमारा, इस O के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, NH2 और O, इस कीटोन का O और जो भी हमारा यूज हो रहा है रिएजेंट उसका H2 रिमूव करके हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर हमें ये दिया गया हो और ये दिया गया हो एग्जाम हॉल में तो हम लोग ये बहुत आसानी से निकालेंगे, बस हमें वाटर निकालना है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्वेश्चन में हमें वाटर निकाल के रिजल्ट मिल जाता है। तो ट्राई करो पहले वाटर निकाल के देखने का कि अगर ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर जाए देन यू आर सेफ बिकॉज तुम्हारा आंसर आ गया है। अगर ना मैच करे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका ट्रिक मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगी। तो नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेसिकली हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका हम लोग रिडक्शन करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो हमें एक CH2 ग्रुप मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज HIP, ये डी नहीं है, हीट है। नेक्स्ट जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड NH2NH2OH। तो ये दोनों नेम रिएक्शन है, इसको क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, उसको वुल्फ केशनर रिडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली कीटोन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को इन तीनों की मदद से एक नॉर्मल एल्केन बना दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर मतलब आपस में ही हम लोग का ये कंडेंस कर कर एक कंपाउंड बना लेगा, लाइक वन मॉलिक्यूल इंट्रामोलिक्यूलरली कंडेंस टू एल्डोल ग्रुप। तो बेसिकली ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर O है और यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। हम लोग डाइल्यूट NaOH यूज करें तो 5 कार्बन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो बेसिकली ये टॉटोमराइज कर जाएगा और हमें एक OH ग्रुप मिलेगा और ये एक रिंग बन जाए, 5 एक 6 कार्बन है तो ये रिंग बन जाएगा और ये CH वाला ग्रुप ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज Quinoivinol's reaction. This reaction involves condensation between active methylene group and carbonyl group in presence of base. तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम है, पहले वाटर रिमूव कर रहे हैं फिर CO2 रिमूव कर रहे हैं। तो एक एल्डिहाइड और एक एसिड है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो एसिडल्डिहाइड और ये मैलोनिक एसिड है। यहाँ पे वाटर रिमूव किया, पहले वाटर रिमूव करने से दोनों कंपाउंड जुड़ गए, फिर CO2 रिमूव किया तो हमें लास्ट में एक एसिड मिलेगा, दैट इज क्रोटोनिक एसिड इन दिस केस। तो पूछ सकता है एल्डिहाइड और मैलिक एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें क्रोटोनिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमें सिनामिक एसिड मिलता है। यहाँ पे भी मैलोनिक एसिड ही यूज हुआ है, बस यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की जगह बेंजल्डिहाइड यूज हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग कॉम्पैरेटिव स्टडी करने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बारे में। जैसे कल हम लोगों ने मीथानॉल और इथानॉल का किया था, बिल्कुल सिमिलर है। पहले हम लोग सिमिलैरिटीज देखेंगे और उसके बाद लास्ट में डिफरेंस। तो कल हम लोगों ने सिर्फ डिफरेंस देखा था, कोई सिमिलैरिटी नहीं देखी। तो आज हमारे पास 11 सिमिलैरिटीज और 4 डिससिमिलैरिटीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी नंबर 1, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोल्यूशन। तो ये फ्रॉम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे भी एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे HCN के साथ ही दोनों रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। हाइड्रोक्सीन के साथ फॉर्मल ऑक्सीन बनाते हैं और ये एसिटल ऑक्सीन बनाता है। हाइड्राजीन के साथ दोनों हाइड्राजोन बनाते हैं। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाइड के साथ सेमी कार्बाजोन।
थायो अल्कोहल के साथ थायो इथाइल और डाई इथाइल थायो एसिटल। स्निप्स रिएजेंट के साथ ये पिंक कलर बनाता है, दोनों ही पिंक कलर बनाता है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ दोनों ही सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। फेलिंग के साथ दोनों ही रेड पीपीटी देते हैं। और पॉलीमराइजेशन के बाद ये पैराफॉर्मल्डिहाइड या पैरा एल्डिहाइड बनाता है, एसिटल्डिहाइड। तो नेक्स्ट विथ पीसीएल अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिसिमिलैरिटीज देखते हैं। विथ PCl5 कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और यहाँ पे हमारा इथिलीन डाइईन क्लोराइड बन रहा है। SiO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा और यहाँ पे ग्लैक्सॉल बन रहा है। यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। और यूरिया के साथ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो कि प्लास्टिक में यूज होता है, हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर चैप्टर में, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जितना भी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी है इसे अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमें याद है, ये मेसिटाइलिन है या फिर 1,3-ट्राइमिथाइल बेंजीन है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एसीटोन का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। तो इसको एक फ्लो चार्ट के वे में यहाँ पे रखा हुआ है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो पहला हम लोग रिडक्शन देखने वाले हैं H2NiPd और LiAlH4 के साथ। तो हमें एक आइसोप्रोपाइल मिलेगा, हम लोग एसीटोन लेके रखे हैं रिएक्टेंट को। फिर अमलगेटेड जिंक और कंसनट्रेटेड HCl से हमें प्रोपेन मिलेगा। NaHSO3 से हमें एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव मिलेगा। HCN से हमें एसीटोन साइनोहाइड्रिन मिलेगा। ईथर से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये एसीटोन ऑक्सिन मिलेगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हमें मेसिटाइलिन मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर के साथ हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा। K2Cr2O7 के साथ हमें एसिड मिलेगा और CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ हमें क्लोरोटोन मिलेगा। नेक्स्ट BaOH होल्ड वाइज के साथ डाइएसीटोन अल्कोहल मिलेगा। HNO2 के साथ ऑक्सिन एसीटोन मिलेगा। NH3 के साथ डाइएसीटोन अमीन मिलेगा। MgHgH2 के साथ पिनाकोल मिलेगा। स्निफ, टॉलिन और फेलिंग ये तीन रिएक्शन कीटोन नहीं देते हैं। NH2 के साथ हाइड्राजोन मिलेगा। वही फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन। कार्बाजाइड के साथ कार्बाजोन। यहाँ पे PCl5 के साथ आइसोप्रोपाइलीन डाइईन क्लोराइड मिलेगा। Cl2 के साथ ट्राइक्लोरो एसीटोन मिलेगा और I2NHO के साथ मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और CHI3 बनाएगा। नेक्स्ट reformextrically reaction. This reaction involves treatment of aldehyde and ketone with a bromic acid ester in presence of metallic zinc to form B-hydroxy ether, which can be easily differentiated into AB unsaturated ester. ये A B नहीं है, ये सारा बीटा है, ये अल्फा है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। तो पहले हम लोग एक एस्टर लिए हैं ब्रोमिक एसिड का, तो अल्फा ब्रोमो इथाइल एसीटेट, उसको जिंक के साथ रिएक्ट, जैसे बोला गया है कि मेटल जिंक होना चाहिए, यहाँ जिंक है और बेंजीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें एक ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड मिला। नेक्स्ट इज कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है इसके साथ एक कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट अडक्ट मिलेगा और फिर ये अडक्ट में से कुछ पोर्शन निकल जाएगा, जैसे यहाँ से जिंक Br O और एक H लेके निकल जाएगा तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा। और फिर यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर रिएक्ट करेगा तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिलेगा, एस्टर ग्रुप है। नेक्स्ट इज गटरमैन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। तो हम लोग एक साइनाइड लिए हैं HCl और AlCl3, तो हमें बेसिकली CHC डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl4 माइनस और यहाँ पे CQ पर प्लस है। तो बेंजीन के साथ ये जो CHN बना है ये रिएक्ट करेगा तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH2
और ये N के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक बेंजिल्डिहाइड मिलेगा। तो बेंजिल्डिहाइड प्लस HCl प्लस HCl प्लस वाटर AlCl3 के साथ तो हमें बेंजिल्डिहाइड और NH4, ये पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो गैटरमैन रिएक्शन से हमें बेंजिल्डिहाइड मिलता है। Next is Stephen's reaction. Benzaldehyde is obtained by partial reduction of phenyl cyanide with stannous chloride while passing dry HCl gas in ether solution followed by hydrolysis of adalmic stennic chloride with water. तो ये बेसिकली हमारा HCl एसेंशियल टू ईथर और ये फिनाइल साइनाइड है। तो जब रिएक्शन करेंगे तो हमें एक एल्डिमाइन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसको अगर वाटर के साथ डाल दे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। लास्ट हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल O, ये बिल्कुल उस पेज की तरह है। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड के साथ वहाँ पे एलिफेटिक था और यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्राजीन है तो हमें हाइड्राजोन मिलेगा, भाई फिनाइल हाइड्राजीन है फिनाइल हाइड्राजोन, यहाँ पे ऑक्सीम है या बेंजल ऑक्सीम है, यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड है यहाँ सेमी कार्बाजोन है, यहाँ पे हमें स्निफ बेस मिल रहा है। नेक्स्ट बेंजाइल क्लोराइड मिल रहा है क्योंकि PCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मीथिनॉल के साथ हमें मिथाइल एसीटेट और बेंजल्डिहाइड मिलेगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्निफ्स रिएक्शन। हम लोग स्निफ बेस तब से पहले जा रहे हैं, अब रिएक्शन भी देख लेते हैं। इट रीज टू पिंक कलर टू स्निफ रिएजेंट aqua solution of P-rose align हाइड्रोक्लोरिक decolorizes by passing sulfur dioxide। मतलब स्निफ रिएजेंट जो होता है वो पिंक कलर देता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग पैरा रोज एनिलीन यूज करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में डीकलराइज कर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड डालने के बाद। नेक्स्ट इज Tisenko reaction. On heating benzaldehyde with aluminium alkoxide ethoxide with a little of anhydrous AlCl3 or ZnCl2, it undergoes an intramolecular oxidation and reduction like aliphatic aldehyde to form acid and alcohol respectively. As such, it reacts to produce benzyl, benzoate and ester। तो बेंजल्डिहाइड है और ये हमारा Al होल OC2H5 होल थ्राइड्स, ये एक एस्टर है। इसका अगर रिएक्शन हुआ मतलब एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन हुआ बेंजल्डिहाइड के साथ तो हमें एक बेंजाइल बेंजोएट एक एस्टर ही मिलेगा फाइनली। तो एल्डिहाइड का अगर एक एल्यूमिनियम एस्टर के साथ रिएक्शन हुआ तो हमें लास्ट में एक एस्टर मिलेगा। सो दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।